चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। एक सम दिख रहा होगा आपको, 28 नंबर का सम है ये। ठीक, इन दिस क्वेश्चन आपको क्या क्या रेडी करना है, देखो, यू हैव टू मेक वन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में आपको एक बैलेंस शीट भी रेडी करना है। ठीक, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपना फोकस क्लियर करो आप कि आपका इसमें करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो इन दिस केस जो मेरा करंट ईयर है इन दिस क्वेश्चन वो रहेगा मेरा फ्रॉम 1 अप्रैल 14 एंड इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च 15। जो प्रीवियस ईयर रहेगा वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 अप्रैल 13 एंड इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च 14। और जो मेरा नेक्स्ट ईयर रहेगा दैट विल बी 15 एंड 16। ठीक, जैसे मैंने सिखाया है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले 3 अकाउंट्स को रेडी करना है। फिर भी मैं आपको एक बार क्विकली रिफ्रेश करूंगा। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो बना हुआ है ये बना हुआ है कैश बेसिस पे, और इस अकाउंट में आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। रिसीप्ट्स और पेमेंट जो भी आपने रिकॉर्ड किए हैं वो कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के दोनों रिकॉर्ड किए हैं। आपका टास्क सिर्फ इतना सा है यहाँ पे कि रेवेन्यू वाले आइटम को पिक करना है और उसको ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट एज वी हैव डिस्कस्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेड ऑन द एक्रूअल बेसिस। तो आपको सिर्फ करंट ईयर के आइटम को ही ट्रांसफर करना है, प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर के आइटम्स ट्रांसफर नहीं करने हैं। समझा आपको? इसीलिए आपको क्वेश्चन में 5-6 एडजस्टमेंट्स दी हुई है, वो एडजस्टमेंट्स हम लोग साइड बाय साइड भी सॉल्व करेंगे। तो इस सम को सॉल्व करने से पहले 3 अकाउंट रेडी करने पड़ेंगे आपको। वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, March 2015। एक पूरा फॉर्मेट रेडी करना है आपको। 3 फॉर्मेट साथ में करोगे सॉल्व तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका एग्जाम में। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। साथ में रेडी करो एक ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2014 और साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट को भी रेडी कर लो। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, कोई डाउट कहीं पे आ रहा हो प्लीज मुझे बीच में स्टॉप करके पूछना। क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। आपका फोकस पूरा का पूरा रहेगा करंट ईयर पे, बिकॉज अभी आपको हमने आपके पास क्वेश्चन में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है। इसको देख के आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड ऑन द कैश बेसिस। एक्चुअली आपका ये कैश बुक होता है, ये आपका पूरे साल का कैश बुक है, ये आपका पूरे साल का कैश बुक है। तो जब आपने अपने ईयर को स्टार्ट किया तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था कैश का? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट वाज ₹50,000। तो जो ओपनिंग बैलेंस कैश का है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके चले जाओ। कैश इन हैंड ₹50,000। आफ्टर दैट आपके पास ड्यूरिंग द ईयर कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, और जैसे मैंने सिखाया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली एंड ओनली करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएंगी। तो देखो आपके पास करंट ईयर का कितना इनकम रिसीव हुआ, 1 लाख रुपीज रिसीव हुआ फॉर द करंट ईयर। तो यहां पर दिखा दो, बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट ₹1 लाख। एक बार चेक कर लो इसमें कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो एज पर द क्वेश्चन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब वाज 500 and each one has to pay ₹20 per month। तो क्लब में 500 मेंबर हैं एंड एवरीवन हैज टू पे ₹20। ये कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे। 500 into 20 कितना बनेगा, जो 10,000 बनेगा। ₹20 पर, अच्छा पर मंथ है, सॉरी पर मंथ है ना। तो देखो ₹20 पर मंथ एवरी मेंबर को पे करना है सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना।
तो 500 मेंबर थे आपके पास, एक साल का सब्सक्रिप्शन कितना बनेगा? 20 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 240 रुपीज पूरे साल का बनेगा। तो 500 इंटू 240 विल बी हाउ मच? इट विल बी 1,20,000 रुपीज। इट विल बी 1,20,000 रुपीज। यस, तो आपके पास करंट ईयर का इतना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, बट कितना रिसीव हुआ है आपको? आपको रिसीव हुआ सिर्फ रुपीज 1 लाख। दैट मीन्स करंट ईयर का अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग है, और कितना आउटस्टैंडिंग है? 20,000 रुपीज। दैट मीन्स आप यहां पर शो करोगे 1,20,000 रुपीज, बिकॉज आपको करंट ईयर की पूरे सब्सक्रिप्शन को यहां पे शो करना है, चाहे आपको वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट थिंग, एट द, देखो भी आपके पास यहां पे इस साल में आपको कुछ अमाउंट 13-14 का भी रिसीव हुआ है, 10,000 रुपीज। ड्यूरिंग द करंट ईयर आपको 10,000 रुपीज प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ। तो दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में 10,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा होगा, जो आपको इस साल रिसीव हुआ। सब्सक्रिप्शन इज ए इनकम, एंड कोई भी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इट इज ए एसेट फॉर द बिजनेस। तो आपके पास प्रीवियस ईयर में 10,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग रहा होगा, जो आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ आके। तो अगर ये प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या बन जाएगा? एसेट। उसके बाद कुछ अमाउंट आपको नेक्स्ट ईयर का भी रिसीव हो गया एडवांस में। कुछ अमाउंट आपको 5,000 रुपीज आपको रिसीव हुआ, बट दिस अमाउंट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। तो कोई भी इनकम इफ इट इज रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज ए लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में। तो 5,000 रुपीज दिखा दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एडवांस सब्सक्रिप्शन। और करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है? अभी भी 20,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज एज पर द कैलकुलेशन क्लब में 500 मेंबर थे, एंड ईच वन हैज टू पे रुपीज 240 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो 20,000 रुपीज जो आउटस्टैंडिंग था, वो क्या बन जाएगा? आपका एसेट, बिकॉज कोई भी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड विल बी ए एसेट फॉर द बिजनेस। तो अभी आपका ये एडजस्टमेंट पूरा हुआ सब्सक्रिप्शन का। बोर्ड एग्जाम में ये एडजस्टमेंट मस्ट है, ये आता ही आता है। आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो अपनी बुक से, ये एडजस्टमेंट आपको सारे क्वेश्चंस में मिलेगा। अभी मुझे बताओ इस एडजस्टमेंट में कहां पर क्या डाउट है, बिकॉज ये एडजस्टमेंट समझना बहुत जरूरी है। आपका हो तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं इसको। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो देखो, आप इस पहले फाउंडेशन पे थोड़ा सा फाउंडेशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ना? वी नो दिस अकाउंट इज मेड ऑन द कैश बेसिस। वी नो दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। अभी इसको देख के आपको क्या बनाना है? इसको देख के आपको बैलेंस शीट भी बनाना है, और आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में सिर्फ जाएंगे लायबिलिटीज, एसेट, और कोई भी रेवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंडिचर इस अकाउंट में जाएंगे। वी नो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज ए रेवेन्यू इनकम, बट एज वी नो दिस अकाउंट इज मेड ऑन द एक्रूअल बेसिस। दिस अकाउंट इज मेड ऑन द एक्रूअल बेसिस। तो आई नीड सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। चाहे रिसीव हुआ नहीं हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मेरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कोई भी इनकम अगर करंट ईयर की है, तो रिसीव हो या ना हो, मुझे उसको करंट ईयर की बुक्स में शो करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि आपको करंट ईयर, आपका करंट ईयर देखो यहां पे कौन सा था? मेरा करंट ईयर था मेरा 2014-15। करंट ईयर मेरा कौन सा था? यहां पे 2014-15। तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ इस साल, उसमें से 1 लाख रुपीज तो करंट ईयर का था। तो अगर ये करंट ईयर का है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। और नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? क्लब में 500 मेंबर है, एंड ईच वन हैव टू पे ₹20 पर मंथ एज ए मंथली सब्सक्रिप्शन। दैट मीन्स टोटल इनकम
क्लब के पास कितना आना चाहिए था? इट शुड बी ₹1,20,000 करंट ईयर का, बट आया कितना आपके पास? ओनली ₹1,00,000। दैट मीन्स करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है अभी भी, वो कितना है? ₹20,000 का। तो आप इस ₹120,000 को यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे। ये चीज समझा आपको? फिर मैं बैलेंस शीट पे आता हूं। स्वाति, क्लियर हो आपको ये? यस सर। किसी को भी डाउट प्लीज पूछो मेरे को यहाँ पे। श्रावणी, क्लियर है आपको ये? यस सर, क्लियर है। गुड। सेजल? रिया, आपको क्लियर है? आपको क्लियर है? यस सर। ओके, गुड। हरसिमरन, क्लियर है? यस सर। कृतिका? यस सर। सृष्टि? यस सर। चलो, कोई डाउट हो प्लीज मेरे को पूछ के चला करो। डाउट पूछने में कुछ हेजिटेशन मत रखा करो आप। अभी आता हूं मैं बैलेंस शीट के प्लेसमेंट के ऊपर। तो देखो, हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? कोई भी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये आपके लिए हमेशा क्या बनेगा? एसेट। तो देखो, आप यहां पे क्या बोल रहा था वो, ड्यूरिंग द ईयर आपको कुछ मनी ₹10,000 जो था वो प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ। ये ₹10,000 प्रीवियस ईयर का था। मींस प्रीवियस ईयर में ₹10,000 आउटस्टैंडिंग था जो आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ आगे। प्रीवियस ईयर में ₹10,000 आउटस्टैंडिंग था जो आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ। तो ₹10,000 अगर आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर में, तो वो मेरा क्या बनेगा? एसेट। और वो एसेट कहां पर जाएगा? वो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, बिकॉज एट द बिगिनिंग इतना आउटस्टैंडिंग था। उसके बाद कुछ मनी आपको करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का रिसीव हो गया। तो कोई भी इनकम इफ इट इज रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी। कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में मिल रही है तो आपकी क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। तो करंट ईयर में आपको ₹5,000 नेक्स्ट ईयर का रिसीव हो गया। करंट ईयर में आपको ₹5,000 नेक्स्ट ईयर का रिसीव हो गया, तो ये आपके लिए क्या बनेगा? लायबिलिटी। तो मैंने इसको कहां पर शो कर दिया? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। वाई इन द क्लोजिंग? बिकॉज ये मनी आपको करंट ईयर में मिला है आपको और नेक्स्ट ईयर के लिए मिला। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इट विल बिकम ए लायबिलिटी। और उसके बाद जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो क्या बन जाएगा? एसेट, बिकॉज इट इज इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो उसको मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में शो कर दिया। तो उसको आप ऐसे समझ लो, आप कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन की मैं अगर बात करूं, प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो कहां पर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड। प्रीवियस ईयर में कुछ आपको अगर एडवांस में रिसीव हो गया तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पर चला जाएगा? लायबिलिटी साइड में। सब्सक्रिप्शन अगर कुछ भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो कहां पर जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड। और कुछ भी अगर करंट ईयर में आपको एडवांस में रिसीव हो गया फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो वो कहां पे चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑन द लायबिलिटी साइड। तो इस चीज को आप ऐसे भी माइंड में रख लो, बट इसको मिस्टेक मत करना एग्जाम में। ये 2 लाइन अपने माइंड में रखो आप, और बेटर तो रहेगा समझ लो इस चीज को। बिकॉज प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग कहां पे रहेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेंगे। प्रीवियस ईयर के एडवांस कहां पे रहेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। सिंपल। तो शॉर्टकट रखो अपने माइंड में कि प्रीवियस ईयर की कोई भी इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन की, वो सब जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में, और करंट ईयर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ऐसे रख लो अपने माइंड में। तो फिर से समझ लो इस चीज को, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। तो देखो, आपके पास ₹10,000 प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ, मींस प्रीवियस ईयर में ये इनकम आउटस्टैंडिंग रही होगी, और प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग इनकम है वो बैलेंस शीट में कहां पर जाएगी? एसेट साइड में। करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग था? ₹20,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहां चला गया? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। करंट ईयर में आपको कुछ इनकम नेक्स्ट ईयर की रिसीव हो चुकी है। करंट ईयर में आपको कुछ इनकम नेक्स्ट ईयर की रिसीव हो गई है, तो वो क्या बनेगा? लायबिलिटी। और करंट ईयर का है तो क्लोजिंग में चला जाएगा। तो इन दिस वे पूरा प्लेसमेंट मैंने यहां पर कर दिया।
अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को पूछो। समझा अभी बैलेंस शीट का प्लेसमेंट? क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज बोर्ड एग्जाम का रिकॉर्ड है, जब जब भी ये सम आया है एग्जाम में तो ये एडजस्टमेंट तो मस्ट है, ये आना ही आना है। कोई डाउट अभी भी किसी को प्लीज मुझे बताओ। स्वाति आपको डाउट तो क्लियर हुआ? यस सर। श्रावणी आप कुछ बोल रहे थे, क्या बता रहे थे? नहीं सर, मैं बोल रही थी कि कोई डाउट नहीं है। चलो वेरी गुड, कोई डाउट तो प्लीज मुझे बीच में स्टॉप करके पूछना आप लोग। नेक्स्ट, अभी आ जाओ आप इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट्स। यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली इट कैन बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिकॉज इट इज ए रेवेन्यू इनकम। तो बाई इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट्स, और ये कितना इनकम आपको रिसीव हुआ है, इट इज वर्थ ₹2000। आफ्टर दैट कुछ आपको इंटरेस्ट यहां पे रिसीव हुआ है, और इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, ₹1500 का, और इसमें एक एडजस्टमेंट है। क्या बोल रहा है देखो आपसे, इन द ईयर 2013-14, मतलब प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है कि प्रीवियस ईयर में आपने ₹50,000 का एक फिक्स डिपॉजिट बैंक में किया, और इस फिक्स डिपॉजिट पे आपको 6% का इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था। तो देखो, अगर मैं ₹50,000 का इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 6% के हिसाब से, मुझे मिलना चाहिए ₹3000 इंटरेस्ट। बट कितना इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ है, ओनली 1500। तो मेरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको? एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि अगर ये इनकम करंट ईयर की है तो आपको करंट ईयर की बुक्स में ही शो करनी है, इनकम चाहे रिसीव हो या ना हो। तो ये जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, तो बाई इंटरेस्ट, और आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा अभी आपका इंटरेस्ट, ₹1500। तो ये आपका इंटरेस्ट बना यहां पे ₹3000। एंड आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, ये क्या बनेगा, एसेट, और करंट ईयर की है तो कहां पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज वर्थ ₹1500। तो ये आपका इंटरेस्ट का भी हो गया। अभी आ जाओ पेमेंट साइड पे। तो आपने सैलरी पे किया कुछ ₹20,000 का, एक बार चेक कर लो कुछ एडजस्टमेंट है सैलरी में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सैलरी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो डायरेक्टली आप शो कर दो, बिकॉज सैलरी पे करना इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टू सैलरी अकाउंट, तो आपने ₹20,000 का सैलरी पे किया। सैलरी के बाद आपने कुछ रेंट पे किया ड्यूरिंग द ईयर, और आपने कितना रेंट पे किया है, आपने रेंट पे किया ₹15,000 का, और रेंट में एक एडजस्टमेंट है। व्हाट दे आर सेइंग, पॉइंट नंबर बी में देखो क्या बोल रहा है, रेंट ऑफ द क्लब हाउस वाज ₹1500 पर मंथ। मतलब आपका जो रेंट है यहाँ पे क्लब हाउस का, वो कितना है, ₹1500 पर मंथ का रेंट है। तो पूरे साल का रेंट कितना बनता है आपका, इट विल बी ₹18,000। और आपने रेंट कितना पे किया एज पर द क्वेश्चन, आपने रेंट पे किया सिर्फ 15,000 का। तो यहां पे दिखाओ टू रेंट अकाउंट, आपने ₹15,000 का रेंट पे किया, और करंट ईयर का रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है, इट इज ₹3,000। तो रेंट कितना बन गया, ₹18,000 का। और आउटस्टैंडिंग रेंट मींस एक्सपेंडिचर ड्यू बट नॉट पेड, और यू कैन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जो भी हमारा रहता है वो क्या बनेगा, वो बिजनेस में आपकी लायबिलिटी बनती है, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर ड्यू बट नॉट पेड। और ये करंट ईयर का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दो, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट इज ₹3,000। तो ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। देन आपने कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एक्सपेंडिचर किए ₹8,000 के, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिंटिंग स्टेशनरी दीज ऑल आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ₹8,000 दिखा दो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आफ्टर दैट आपने कुछ वाटर एंड पावर पे खर्चा किया है, कुछ एक्सपेंडिचर की, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डायरेक्टली दिखा दो अमाउंट कितना है आपके पास यहाँ पे, ₹15,000। तो टू वाटर एंड पावर,
अमाउंट है 15,000 रुपीज। आफ्टर दैट आपने कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह परचेज किए। न्यूज़पेपर परचेज करना इज ऑल्सो ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टू न्यूज़पेपर और आपने कितने अमाउंट के परचेज किए न्यूज़पेपर्स? आपने परचेज किए 18,000 रुपीज के। उसके बाद करंट ईयर में आपने एक फर्नीचर भी परचेज किया है, और फर्नीचर परचेज करना, फर्नीचर इज ए एसेट फॉर द बिजनेस बिकॉज इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फर्नीचर अगर आपका एक एसेट है तो वो कहां पर जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बट अमाउंट अभी अंदर लिखना बिकॉज इसमें एक एडजस्टमेंट है। फर्नीचर के बाद आपने कुछ फर्नीचर का रिपेयर किया, तो रिपेयर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो रिपेयर एक्सपेंडिचर में दिखा दो। टू रिपेयर टू फर्नीचर, और आपने इसके लिए 2,000 रुपीज पे किया। रिपेयर के बाद कुछ आपने रिफ्रेशमेंट्स पे खर्चे किए। कितना खर्चा किया आपने? 10,000 रुपीज का, ठीक है ना। तो 10,000 रुपीज का जो आपने रिफ्रेशमेंट पे खर्चा किया, तो इट इज ऑल्सो ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टू रिफ्रेशमेंट। यहां पर सैलरी में एक एडजस्टमेंट था जो हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया, रीड ही नहीं करा ढंग से। देखो सैलरी में पॉइंट नंबर 3 में सी में क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ ईयर प्रीपेड सैलरी वाज ₹2,000। मींस एट द एंड ऑफ द ईयर आपने 2,000 रुपीज की सैलरी एडवांस में पे कर दी। तो देखो आपने इस साल सैलरी कितनी पे करी थी? आपने इस साल सैलरी 20,000 रुपीज की पे करी थी, और इसमें से 2,000 रुपीज की सैलरी जो है वो प्रीपेड है, मतलब वो अमाउंट नेक्स्ट ईयर का था जो आपने एडवांस में पे कर दिया। तो सैलरी आपने जहां पर शो करी है वहां पर 2,000 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज करंट ईयर का जो सैलरी बनेगा वो सिर्फ 18,000 ही बन सकता है। और करंट ईयर में देखो आप प्रीपेड एक्सपेंडिचर आपके क्या होते हैं? ऑल एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, इट विल बी एसेट। तो इसको आप बैलेंस शीट में दिखाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी, सॉरी प्रीपेड सैलरी, नॉट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी आप यहां पे दिखा दो 2,000 रुपीज, और फर्नीचर को मैं अभी नीचे लेके आ जाऊंगा। नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट हमने दिखा दिया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये जो आपके पास बैलेंस दिया है वो कैश का बैलेंस होता है, और क्लोजिंग बैलेंस है तो वो कहां पर जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और कितना अमाउंट है? 30,500 रुपीज। तो क्लोजिंग कैश आपके पास है 30,500 रुपीज। तो सारा प्लेसमेंट हम लोगों ने कर दिया, अभी कुछ नहीं बचा है। एडजस्टमेंट नंबर ए हम लोग कर चुके हैं, बी हम लोग कर चुके हैं, सी हम लोग कर चुके हैं। आते हैं डी के पार्ट पे। तो आपने 50,000 रुपीज का फिक्स डिपॉजिट किया। कब किया? प्रीवियस ईयर में किया, करंट ईयर में नहीं किया है। तो दैट मींस आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। कितना किया? 50,000 रुपीज का, ठीक है ना। तो देखो आपने ये इन्वेस्टमेंट कब किया? 50,000 रुपीज का 2013-14 में किया। अगर आपने करंट ईयर में ये फिक्स डिपॉजिट सेल किया होता, वैसे भी देखो यहां पे लिखा हुआ है दिस इन्वेस्टमेंट इज फॉर 3 इयर्स, दिस फिक्स डिपॉजिट इज फॉर 3 इयर्स। तो दैट मींस आपको ये फिक्स डिपॉजिट क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखानी होगी। तो 50,000 रुपीज का फिक्स डिपॉजिट क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर होगा। तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर डी भी खत्म हो गया। पॉइंट नंबर ई पे आते हैं। अदर एसेट ऑन 1 अप्रैल 14 मींस एट द बिगिनिंग की बात कर रहा है वो। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कुछ फर्नीचर था वर्थ ₹80,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दो। नेक्स्ट, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे 40,000 रुपीज के, तो उसको भी दिखा दो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000 रुपीज। आगे देखो क्या बोल रहा है आपसे वो। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो आपको इनको डेप्रिशिएट करना है अभी, फर्नीचर को भी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को भी। तो
For this, please give a note here for the depreciation part. Working note for depreciation on furniture. तो देखो फर्नीचर आपके पास ओपनिंग कितना था हमारे पास बैलेंस शीट में, आपके पास फर्नीचर था एट द बिगिनिंग 80,000 रुपीज का फर्नीचर था आपके पास, ठीक है ना। उसके बाद आपने इस साल कुछ फर्नीचर और परचेज भी किया, और आपने फर्नीचर कितना परचेज किया एज पर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, आपने परचेज किया 50,000 रुपीज का। तो 50,000 रुपीज का आपने फर्नीचर और परचेज किया, तो आपके पास फर्नीचर अभी कितना हो गया 1,30,000 रुपीज का। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना है 10% का। दैट मीन्स यहां पे आप 13,000 रुपीज माइनस करते हो अगर, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना बना 1,17,000 रुपीज। तो ये आपका फर्नीचर का फाइनल वैल्यू हुआ। जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना हो गया 13,000 रुपीज। और जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में आओगे तो देखो आपके पास जो फर्नीचर था एट द बिगिनिंग आपके पास था 80,000 रुपीज का। आपने इस साल परचेज किया, कितना परचेज किया आपने 50,000 रुपीज का। डेप्रिसिएशन माइनस कर दो यहां पे 13,000 रुपीज का, तो आपके पास अभी फर्नीचर कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1,17,000 रुपीज। तो ये आपका फर्नीचर का भी काम खत्म हो गया। फर्नीचर के बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे आ जाओ। तो आपके पास एट द बिगिनिंग कितने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे, आपके पास 40,000 रुपीज के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे। आपने इस साल कुछ परचेज तो किया नहीं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो 40,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास एट द बिगिनिंग थे, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 10%। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास है 40,000 रुपीज लेस डेप्रिसिएशन दैट विल बी 4,000 रुपीज, 10% ऑफ 40,000, तो आपका अमाउंट यहां पे कितना आया 36,000 रुपीज। और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो आप शो कर दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अमाउंट इज 4,000 रुपीज। अभी आपके सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं, सारा प्लेसमेंट पूरा हो गया है, और आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बाकी है। तो फॉर दैट नाउ वी हैव टू चेक कि आपको अभी सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है। इफ इनकम साइड इज मोर दैट मीन्स यू आर इन सरप्लस, ऑन द रिवर्स इफ एक्सपेंडिचर साइड इज मोर दैट मीन्स यू आर इन डेफिसिट। तो मैं एक बार जस्ट चेक करता हूँ कैलसी यूज करके कि सरप्लस है या डेफिसिट है। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना हो जाएगा 1,25,000 रुपीज। तो 1,25,000 माइनस 18,36 माइनस 15,823 माइनस 20,000 माइनस 10 प्लस 13 इज 23 प्लस 4 इज 27। तो आपके पास यहाँ पे सरप्लस आया 19,000 रुपीज का। दैट मीन्स आपका इनकम साइड ज्यादा होगा, तो लिखो यहाँ पे टू सरप्लस, और ये अमाउंट मेरा जो आया इट इज 19,000 रुपीज। बस टोटल करके क्लोज कर दो, और आपको इस सब में यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 1,25,000 रुपीज, 1,25,000 रुपीज टोटल यहाँ पे लिख देना। अभी देखो आपने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया बिकॉज आपके पास इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं था, और किसी भी बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा इक्वल होती है। किसी भी बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां पर अभी आपका जो बैलेंसिंग फिगर बनेगा दैट विल गिव यू द ओपनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। टोटल कर लेते हैं इसका 50, 60, 50, 50, 1 लाख, 1 लाख प्लस 90, 190, 190 प्लस 40 is 230। तो 2,30,000 रुपीज मेरा क्या हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। और इस ओपनिंग कैपिटल को अभी आप लेके आओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और वहां पर आपके पास जो सरप्लस आया था उस सरप्लस को आपको यहां पे ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो सरप्लस मेरे पास था 19,000 रुपीज का, तो ये हो जाएगा 2,49,000 रुपीज। इसके बाद आपका जो बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग वाला टैली होना चाहिए। तो 2,49,000 प्लस 8 हाउ मच इट विल बी
2,49,000 plus 8,000. It is 2,57,000 rupees. सेम वे एक बार एसेट साइड भी हम लोग चेक कर लेते हैं टोटल कितना आ रहा है. तो ये आपका हो जाएगा 20,000 प्लस सर 2,57,000. एसेट का टोटल ना चेक किया. यस सर. वेरी गुड. सर फिर भी कैलकुलेटर से कीजिए, मैंने माइंड में किया. चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. 20,000 प्लस 32,000 प्लस 52,000 प्लस 1,17,000 प्लस 36,000. परफेक्ट टोटल आ रहा है 2,57,000 रुपीज. ये आपका भी सम कंप्लीट हुआ. मालूम क्या, अगर सोचना आप, अगर आप तीनों अकाउंट साथ में रेडी नहीं करोगे ना तो क्या होगा, तो आपको डिफिकल्टी क्या फेस करोगे. आप बैलेंस शीट के लिए पूरा क्वेश्चन पहले रीड करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, देन यू हैव टू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन फॉर क्लोजिंग बैलेंस शीट आल्सो. तो इट इज बेटर टू मेक ऑल द अकाउंट्स साइमल्टेनियसली. इससे क्वेश्चन आपका कम टाइम में और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. अभी मुझे बताओ इस समय. हाँ, क्वेश्चन को कितना टाइम लगता है? प्रैक्टिस कर लोगे तो 20 मिनट में सम आराम से सॉल्व हो जाता है. बट बोर्ड में सम इजी आता है श्रावणी, डिफिकल्ट नहीं आता. सर तो फिर जो हमने अभी सॉल्व किया उससे इजी आएगा? मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ ना सम, बोर्ड का सम शेयर करता हूँ जो बोर्ड में आता है जिस टाइप का. बट स्टिल में क्या होता है, देखो आप अपना लेवल ऑफ स्टडी एक अप करके चलो. उससे क्या होता है ना, आपका एक तो टाइम सेव रहेगा, टाइम सेव होगा आपके एग्जाम में, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा एग्जाम में. देन इन केस अगर कुछ ट्रिक्स आ गए सम में तो एटलीस्ट आप वहां पे हैंडल कर पाओगे ना उन चीजों को. वैसे ही जो अभी हमने जो सम सॉल्व किया वो डिफिकल्ट नहीं था, वो इजी सम था. तो मैं आपको एक और सम फॉरवर्ड कर रहा हूँ जो 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया था. 21 में तो एग्जाम ही नहीं हुए आप लोगों के. फॉरवर्ड किया मैंने सम, उसको मैं लेता हूँ स्क्रीन पे. इस साल तो हुए नहीं थे एग्जाम, लास्ट ईयर आया था ये. देखना बोर्ड में किस लेवल का सम आपको मिलेगा. एंड दिस सम वाज ओनली फॉर 4 मार्क. ये 6 मार्क का सम नहीं था बोर्ड में. चलो ये सम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. तो आते हैं सम पे. तो देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे बोल रहा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके पास गिवन है इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले करंट ईयर मार्क कर लो. करंट ईयर कौन सा है आपका यहाँ पे. इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 18 एंड इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च 19. दिस इज माय करंट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को पूछा क्या है आपसे. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लिया करो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहे हैं. तो इन दिस केस दे आर आस्किंग ओनली फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आपको यहाँ पे सिर्फ क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कुछ नहीं बनाना है. ठीक. तो विल मेक ए फॉर्मेट फॉर दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? मैंने किया हुआ ना, स्क्रीन शेयर नहीं है. सॉरी. अभी दिख रहा है आपको? हाँ सर. ओके, तो मेरी मिस्टेक थी. हाँ, तो एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट. अगर एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा तो डेफिनेटली आपसे वो बैलेंस शीट नहीं पूछते हैं. लाइक इन दिस केस दिस सम इज फॉर 4 मार्क और आपसे बैलेंस शीट पूछा नहीं है यहाँ पे. ठीक. तो डायरेक्टली वी कैन मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपका वहां पे सम और इजी हो जाएगा. तो देखो आप पहले आते हैं हम लोग रिसिप्ट साइड पे. कुछ डोनेशन आपको रिसीव हुआ है. कितना रिसीव हुआ? 44,000 रुपीज का. तो कोई भी डोनेशन अगर जनरल पर्पज की है या उसका पर्पज अगर डिफाइन नहीं है तो इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट, रेवेन्यू रिसिप्ट. तो इसको इनकम में दिखा दो बाय डोनेशन अकाउंट. और डोनेशन कितना रिसीव हुआ है देखो आपको, इट इज वर्थ रुपीज 44,000 रुपीज.
देन आपने कुछ अपना ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कुछ सेल किया, इट इज अगेन ए रेवेन्यू रिसीव। तो कितना सेल किया आपने? 2000 रुपीज का। तो बाई सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल इट इज वर्थ रुपीज 2000। आ जाओ सब्सक्रिप्शन के पार्ट पे। करंट ईयर कौन सा है आपका? 18 एंड 19। तो ड्यूरिंग द करंट ईयर आपको यहां पर 60,000 रुपीज रिसीव हुआ। फॉर द करंट ईयर कितना रिसीव हुआ आपको? फॉर द करंट ईयर इट इज रुपीज 60,000। यहां पे दिखा दो बाई सब्सक्रिप्शन 60,000 रुपीज। अभी आप चेक करो इसमें एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है। तो देखो ऑन 1 अप्रैल 18, एट द बिगिनिंग की बात हो रही है। ऑन 1 अप्रैल 18 द क्लब हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब के पास एक फर्नीचर था 1 लाख रुपीज का। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स वाज रुपीज 2000। मींस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था और कितना था? 2000 रुपीज का था। ओके एंड कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी थी एट द बिगिनिंग। कितनी थी? इट वाज वर्थ रुपीज 6000। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है? द क्लब हैड 75 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1000। तो क्लब में 75 मेंबर है एंड ईच वन हैव टू पे रुपीज 1000। तो दैट मीन्स क्लब के पास कितना मनी आना चाहिए था करंट ईयर में? 75,000 रुपीज करंट ईयर का आना चाहिए था। समझा ना आपको? ये इतना रिसीव होना चाहिए था। तो देखो आपको रिसीव कितना हुआ? 60,000 रुपीज रिसीव हुआ ड्यूरिंग द करंट ईयर। और प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग था? 2000 रुपीज। दैट मीन्स इस 60 में से प्रीवियस ईयर का कितना रहा होगा? 2000 रुपीज। बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था। ठीक है ना? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था। ये पार्ट समझा आपको? बट यहां पर आपको इसको इनफैक्ट माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका पूरा ब्रेकडाउन अलग अलग दिया हुआ है। इसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। बिकॉज देखो ना, आपके पास माइनस क्यों नहीं करना आपको यहाँ पे? बिकॉज आपको ये अमाउंट अलग से डिस्क्लोजर पूरा अलग अलग दिया हुआ है। 17-18 का इतना रिसीव हुआ आपको 1600। करंट ईयर में रिसीव हुआ 60,000। तो करंट ईयर का 60,000 रुपीज मेरे पास है। बट क्लब में 75 मेंबर्स थे, ईच वन हैव टू पे रुपीज 1000। तो क्लब के पास ड्यूरिंग द ईयर 75,000 रुपीज आना चाहिए था। तो दैट मीन्स 15,000 रुपीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। तो करंट ईयर का इनकम यहां पर कितना होना चाहिए? 75,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन का पार्ट खत्म हो गया। कुछ एंट्रेंस फी आपको रिसीव हुआ 1,20,000 रुपीज का। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो एंट्रेंस फी दिखा दो बाय एंट्रेंस फी। और ये कितना इनकम आपको रिसीव हुआ है? देखो एज पर द अकाउंट इट इज 1,20,000 रुपीज। पेमेंट साइड पे आ जाओ और रिसिप्ट में कुछ भी नहीं है। आपने एक फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर इज एसेट, तो यहां पर नहीं आएगा। फिर आपने कुछ सैलरी पे किया। सैलरी आपने कितना पे किया? 1 लाख रुपीज का। तो टू सैलरी अकाउंट। और सैलरी में एक एडजस्टमेंट है यहां पे, तो देखते हैं सैलरी में क्या बोल रहा है वो एडजस्टमेंट में। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग थी। कितनी थी? 6,000 रुपीज की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है। और आपने इस साल कितनी सैलरी पे करी? आपने इस साल 1 लाख रुपीज की सैलरी पे करी। और एट द बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 6,000 रुपीज। तो आप लोग यहां पे क्या एज्यूम करोगे कि इस 1 लाख में से 6,000 रुपीज तो प्रीवियस ईयर की सैलरी रही होगी। दैट मीन्स आपने करंट ईयर में कितना सैलरी पे किया? आपने सैलरी पे किया ओनली 94,000 रुपीज। तो फिर से समझो इस चीज को। एज पर द अकाउंट आपने इस साल सैलरी पे किया 1 लाख रुपीज का। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो सैलरी आउटस्टैंडिंग था दैट वाज रुपीज 6,000। तो दैट मीन्स इस 1 लाख में से 6,000 रुपीज की सैलरी तो प्रीवियस ईयर की रही होगी।
तो करंट ईयर की सैलरी कितनी बनी? ओनली 94,000। उसके बाद कुछ आपने ऑनोरेरियम वगैरह पे किया 4,000 रुपीज का, इट इज ऑल्सो ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टू ऑनोरेरियम 4,000 रुपीज का आपने पे किया। बुक्स परचेज करना, बुक इज ए एसेट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं होगा। क्लोजिंग बैलेंस, इट इज ए कैश इन हैंड, तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, बट बैलेंस शीट यहाँ पे पूछा नहीं है आपसे। तो सारे एडजस्टमेंट आपने कर दिए एक्सेप्ट वन, कुछ डेप्रिसिएशन की बात हो रही है पॉइंट नंबर 3 में। यू हैव टू डेप्रिशिएट द फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आपको फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% पर एनम पे। तो देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, आपके पास एट द बिगिनिंग कितना फर्नीचर था? आपके पास एट द बिगिनिंग था फर्नीचर 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज रुपीज 1 लाख। ठीक, इस फर्नीचर को आपने पूरे साल यूज किया होगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन दिस फर्नीचर फॉर द कंप्लीट ईयर एट द रेट ऑफ 10% विल बी 10,000 रुपीज। फिर एज पर द क्वेश्चन आपने इस साल एक और फर्नीचर परचेज किया 1,20,000 रुपीज का, एंड इवन द डेट ऑफ परचेज इज ऑल्सो गिवन टू यू, इट इज 1 दिसंबर 2018। तो आपने एक और फर्नीचर परचेज किया 1,20,000 रुपीज का, और किस डेट में परचेज किया? आपने इसको परचेज किया 1 दिसंबर को। दैट मीन्स आपको इसको भी डेप्रिशिएट करना पड़ेगा 4 मंथ के लिए। तो अमाउंट आपका आ जाएगा ये 4,000 रुपीज। तो टोटल डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर इज हाउ मच? इट इज ओनली 14,000 रुपीज। और इसको यहां पे शो कर दो आप, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर इट इज 14,000 रुपीज। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो डिफरेंस आएगा दैट विल गिव यू कि आपके पास कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट है, बट इन दिस केस आई थिंक इनकम साइड इज मोर, तो आपका सरप्लस ही आएगा। तो टू सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 44,000 प्लस 2 इज 46, 46 प्लस 75 प्लस 1,20,000, तो ये आपका हो गया 2,41,000 रुपीज टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर लेते हैं, इट इज 98 माइनस 14,000, तो आपका जो सरप्लस आ रहा है दैट इज 1,29,000 रुपीज। तो ये आपका भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया। ये सम था 2020 बोर्ड एग्जाम का सम था। मुझे बताओ आप लोगों को ये सम भी डिफिकल्ट लगा क्या? ये सम समझ में आया आप लोगों को? कृतिका ये सम क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, समझा। श्रावणी? यस सर। स्वाति क्लियर हुआ ये सम? यस सर। गुड। सृष्टि? यस सर। हरसिमरन? यस सर। सेजल कोई डाउट इसमें? चलो गुड। तो ये आपका सम कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क में आया था। बैलेंस शीट आपसे पूछा नहीं गया था, बट स्टिल आप लोग का अभी होमवर्क यहाँ पे क्या रहेगा? ये आपका होमवर्क है। आई थिंक आप सब लोग नोट्स तो एक्सेस कर ही पा रहे होगे। आपको इसका बैलेंस शीट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है आपको, और क्लोजिंग भी बनाना है इसी क्वेश्चन का, और बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे आप लोग। पॉजिटिवली सेंड करना, एटलीस्ट एक आइडिया लगेगा आप लोग कहाँ पे फंस रहे होगे। ट्राई करो इसका, बनाओ पहले ओपनिंग बैलेंस शीट देन क्लोजिंग बैलेंस शीट, और मुझे सेंड करो इसको मेरे पर्सनल नंबर पे। ग्रुप में मत सेंड करना, पर्सनल नंबर पे सेंड करना, ठीक है ना? तो अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में 1-2 सम और सॉल्व करेंगे इसके। भी बड़े चैप्टर में और कुछ नया बचा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है सम्स का, और कुछ नहीं है। और किसी कुछ डाउट तो मेरे को बताओ। कोई डाउट नहीं है? चलो फिर मैं आज के लिए इतना रखता हूँ, अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और